So today we will see the periodic classification of elements, chapter 5, the last chapter, and before fourth chapter we will study the fifth one, because lots of theories, lots of things we will use of this chapter in chapter number 4. So first of all we will study the periodic classification of elements, then we will study the fourth chapter, carbon and its compounds. तो अब periodic classification of elements में जो है elements को क्लासिफाई किया गया ताकि सभी एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करने में सुविधा हो। जैसे इसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास 1000 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और अगर मैं उनको प्रत्येक बच्चे को 2-2 मिनट भी समय दूं तो 2000 मिनट चाहिए, और 2000 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे फिर दिन में बदलेंगे तो हमारे लिए खाना खाना, आराम करना ये संभव नहीं हो पाएगा, और शायद सबको हम 2 मिनट समय भी ना दे पाए। लेकिन वहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि 1000 बच्चों को उनके सिलेबस के अनुसार, उनके बुक्स के अनुसार, क्लासेज के अनुसार हम लोग उसका ग्रुपिंग कर देते हैं और उसको अलग अलग क्लासेज में हम बैठा देते हैं, और फिर उन बच्चों को मात्र 6 घंटे में सारे बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं, उनको उनके बारे में हम जान सकते हैं, या उनको एक साथ बैठा करके हम शिक्षा दे सकते हैं, और फिर मेरे पास बाकी कामों के लिए भी पर्याप्त समय बच जाता है। तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, टू इजी स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में सुविधाजनक अध्ययन के लिए या अध्ययन में सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उसको हम लोग बांटते हैं, और फिर उसे हम लोग जब ग्रुप में बांट देते हैं तो उस ग्रुप के एक मेटल, एक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है उससे हमें उस ग्रुप के सभी जो एलिमेंट्स हैं उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता चल जाता है, पता लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक ही क्लास के एक बच्चे का अगर हमें सिलेबस पता हो, बुक के बारे में पता हो, कोर्स के बारे में पता हो, तो हमें दूसरे बच्चे के कोर्स के बारे में पता करने मुश्किल नहीं होती कि दूसरा बच्चा कौन सा किताब पढ़ रहा होगा, या उसका सिलेबस क्या होगा, या उसको क्या पढ़ाई करनी है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे उसको बांटने के क्रम में क्या हुआ कि कैसे हम उसको क्लासिफाई करें ताकि हमें एलिमेंट्स के बारे में जानने में आसानी हो, और इसके लिए अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने प्रयास किया, और सबसे पहले इस क्षेत्र में आए डोबेराइनर, उसको बोलते हैं डोबेराइनर ट्राइब, डोबेराइनर ट्राइब। तो सबसे पहले डोबेराइनर आया और उसने क्या किया कि 3 एलिमेंट का जो है सब टिकड़ी बनाया, टिकड़ी को बोलते हैं ट्राइब, ट्राइब मतलब 3, और उन्होंने क्या बोला कि बीच वाले तत्व का जो प्रॉपर्टी होता है, जो गुण होता है, वो बाकी 2 तत्वों का औसत होता है, एवरेज होता है। इस प्रकार से उसने कुछ चार्ट बनाया, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का चार्ट बनाया, सोडियम उसका जो है आयन, उसका जो है सोडियम चार्ट बनाया, फिर कैल्शियम सोडियम बेरियम का चार्ट बनाया। इस प्रकार से उसने चार्ट बना के कहा, जैसे हम एक चार्ट लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, अब इसका
बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे और भी जो ट्राइड है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर सम डोबेराइडर ट्राइड। ये डोबेराइड का तिकड़ी था, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। कुछ ट्राइड तो जो है वो इस प्रकार से होते थे जो कि यहाँ पर गुण जो है मतलब प्रॉपर्टी जो है वो बीच वाले का दोनों का एवरेज होता था, लेकिन ये और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। मतलब और बाकी जो उसने ट्रायल बनाया वो इसे मेलजोल नहीं खाता था और इसीलिए यह सिद्धांत यहीं पे स्टॉप हो गया। तो सबसे पहला जो प्रयास हो, पहला प्रयास सफल हो ना हो ये अलग मामला है, लेकिन पहला प्रयास जो हुआ इसको क्लासिफाई करने के लिए, मतलब आपको एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने में कैसे सुविधा हो, इसके बारे में जो पहले के जितने भी लोगों ने प्रयास किया वो सभी जो है वो हमारे लिए प्रशंसनीय है, आदरणीय है। और इसमें सबसे पहले कौन है, डोबेराइडर। और उसने क्या दिया, डोबेराइडर ट्राइड दिया, लेकिन ये बहुत आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद में आया न्यूलैंड्स, उसको बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। उसने क्या कहा कि जैसे संगीत में जो सुर होते हैं सारे गामा पाधानी और फिर सा, मतलब आठवां जो है वो पहले के साथ मिलता है, उसी प्रकार से उसने जितने भी एलिमेंट उसमें ज्ञात था, 56 एलिमेंट ज्ञात थे उसके पास में, 56 एलिमेंट्स थे, उसको उसने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में सजाया और कहा कि आठवां तत्व जो है वो पहले वाले तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट वन। सो हियर वी कैन सी हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम वाज नॉट डिस्कवर्ड, उसमें हीलियम डिस्कवर नहीं हुई थी। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फिर नियोन की ले हुई थी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर जो है क्लोरीन के बाद में आयरन की खोज ली थी, पोटासियम, कैल्शियम। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, सपोज वी टेक दिस नाइट्रोजन एंड वी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज फास्फोरस। सो द 8th एलिमेंट इज फास्फोरस, आठवां तत्व कौन है, फास्फोरस। और ये फास्फोरस का जो गुण है वो किससे मिलता है, नाइट्रोजन से मिलेगा। मतलब हर एक आठवां तत्व कहीं से भी गिने, कहीं से भी शुरू करेंगे तो आठवां तत्व का गुण जो है वो पहले तत्व से मिलता है। जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, ये जो संगीत का स्वर है वो आठवां जो है वो पहले जैसा होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग कहीं से भी लेंगे, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गिनेंगे आठवां को होगा सल्फर। तो ऑक्सीजन का गुण किसे मिलेगा, सल्फर से मिलेगा। ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी किसे मिलेगा, सल्फर से मिलेगा। मतलब ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी होगा, गुण होगा, वो किसके जैसा होगा, सल्फर के जैसा होगा। फिर हम और देखते हैं कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का प्रॉपर्टी किसे मिलेगा, सिलिकॉन से मिलेगा। और हम देखते हैं देन सोडियम, सोडियम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम विल बी इक्विवेलेंट टू पोटेशियम और सिमिलर टू पोटेशियम, सिमिलर इज द प्रोटोकॉल। सो प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम इज सिमिलर टू पोटेशियम। तो इस प्रकार से इसने एक बनाया, यहाँ पे ऑक्टेव का मतलब होता है आठवां, मतलब आठवां जो तत्व है उसका गुण किससे मिलता है, पहले के तत्व से मिलता है। इसको किसी का न्यूलैंड्स, इसको क्या बोलते हैं,
न्यूलेंस ऑक्टेव रूल। अब इससे परेशानी क्या हुई कि ये आंकवाड़ी जो है वो कैल्शियम से आगे नहीं बढ़ पाई। मतलब कैल्शियम का तो ये रूल ठीक है, सब एक दूसरे से मिला प्रॉपर्टी में, लेकिन जब कैल्शियम से आगे बढ़ा तो फिर इसमें गड़बड़ी आ गई। मतलब 8वां कानून उसके पहले वाले तत्व से मिलने नहीं लगा, और यह जो रूल है इतना ही दूर तक चला, उसके बाद वहीं पे समाप्त हो गया। अब इसमें खामियां क्या थी, डिमेरिट्स क्या थे, एनोमलीज क्या थे, इसमें जो है वो फॉल्ट क्या था। तो इसने क्या कहा और न्यूलैंड ने कि दुनिया में 56 एलिमेंट ही हैं और इससे ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो दुनिया में है ही नहीं, और इसलिए अब इसके आगे कोई एलिमेंट की खोज नहीं हो पाएगी। मतलब अब जो है सो कोई एलिमेंट का जो है वो लोग डिस्कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कितना एलिमेंट है, कितना 56 एलिमेंट ही है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे तत्व थे जिसको एक ही स्लॉट में रखना पड़ा। जैसे यहाँ पर अलग अलग है, सोडियम अलग है, कैल्शियम अलग है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हो गए जिसको एक साथ रखना पड़ेगा, और जैसे कोबाल्ट एंड निकेल। तो ये गड़बड़ी हो गई, उसको एक शब्द में कैसे रख सकते हैं, अलग अलग रखना पड़ेगा हमको। अलग एलिमेंट है उसको अलग एक जगह पे रखेंगे और फिर उसका प्रॉपर्टी मिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो दोनों का प्रॉपर्टी मिलता था कोबाल्ट और निकेल का, तो उसको एक ही स्लॉट में रखा गया, मतलब उसको 8वां दूरी तक जाने का मौका नहीं मिला। उसी प्रकार से आयरन का जो गुण है वो कोबाल्ट और निकेल से मिलता था, और उसको जब उसने बढ़ाया एटॉमिक मास के क्रम में सजाया तो वो एक दूसरे से क्या हो गया, काफी दूर हो गए। तो आयरन को होना चाहिए इन लोगों के 8वें क्रम में, लेकिन वो इन लोगों के क्रम में नहीं आया। तो ये सारे जो है वो कुछ खामियां थी जिसके कारण जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। अगर आपको पूछे इसमें क्या परेशानी थी या क्या त्रुटि थी, ये आपको बताना पड़ेगा। जो उसने भविष्यवाणी की कि अब 56 एलिमेंट्स हैं, बस उसके आगे अब कोई भी एलिमेंट नहीं खोजा जा सकता, ये पहली गलती थी। दूसरी बात है कि कोबाल्ट निकेल जैसे जो तत्व हैं उनको एक ही स्लॉट में रखा गया था, तो ये दूसरी त्रुटि थी, दूसरा डिमेरिट था। तो ये हुई बात ऑक्टेव रूल का, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। और इसके बाद में आते हैं हमारे मेंडल, और इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया। मेंडल ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए बहुत मेहनत की। क्या किया कि उसने जितने भी तत्व ज्ञात थे उस समय, मतलब उसमें 63 एलिमेंट्स ज्ञात थे। कितने? 63 एलिमेंट्स ज्ञात थे। सभी एलिमेंट्स के बारे में उसने स्टडी किया, एक एक एलिमेंट के बारे में। इसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर क्या है, इसका ये मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है, इसके ऑक्साइड बेसिक है कि एसिडिक है। इस प्रकार से उसने पूरा अध्ययन किया और सबके प्रॉपर्टी को उसने लिख करके जो है उसने कार्डबोर्ड पर पेस्ट किया और फिर पूरे घर में जो है वो फैला दिया। और कैसे फैलाया? बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में। और जब वो आगे देखते गया, सबके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते गया, तो उसने क्या देखा कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है तो बाद वाले तत्व जो है वो पहले वाले तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित कर रहे थे। मतलब जैसे हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, इस प्रकार से उसने सजा दिया। 63 तत्वों के बारे में उसने पूरी जो है वो जानकारी हासिल की, टेस्ट किया, रिएक्शन करवाया कि ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करता है, वाटर से कैसे करता है, एसिड से कैसे करता है, इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, और इस प्रकार से सारा प्रॉपर्टी उसने लिख करके और बढ़ते एटॉमिक मास क्रम में सजा दिया और देखना शुरू किया। तो बोला रे इसका गुण तो उसके साथ मिलता है, उसका गुण तो उसके साथ मिलता है, उसका गुण तो इसके साथ मिलता है, इसका गुण उससे मिलता है। तो उसने क्या किया, जिसका गुण मिलता था उसको एक साथ उसने रखना शुरू कर दिया। जिस एलिमेंट का गुण एक समान था उसको उसने एक साथ रखा।
और उसके साथ उसको रख करके उसने एक टेबल बनाया और इसी टेबल का नाम है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या है और मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या है उसको लोग देखेंगे। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ मतलब जो उसने पीरियोडिक टेबल बनाया उसका लॉ क्या था। तो उसने कहा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of an element is the physical and chemical properties of an element is the periodic function of elements. You can say the physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic masses. So, Mendel's periodic law, the physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic masses. So, this is the Mendel's periodic law. मतलब क्या होगा इसका? ये मैंने तो दिया कि पीरियोडिक मतलब पीरियड हम लोग पढ़े हुए हैं जो आवर्त मतलब जो बार बार गुजरता हो। तो अब किसका पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास के मतलब कि जब तत्वों को हम बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में सजाते हैं तो बाद वाले तत्व पहले वाले तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो बार बार क्या होता है रिपीट हो रहा है और जो रिपीट हो रहा है जिसका गुण जिसके साथ मिल रहा है उसको उसने क्या किया एक ग्रुप में रखा इस लॉ के अनुसार और उसने एक टेबल बनाया। तो टेबल कैसे बनाया? टेबल आप बनाते हैं रूटीन हो या प्रोग्राम हो लिखना होता है तो आप रूटीन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं इस प्रकार से आप टेबल बनाते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 1 2 3 4 5 और 6। अब जब टेबल हमने बनाया तो ये है पीरियोडिक टेबल। किसका? पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो। ये हॉरिजॉन्टल कतार है क्षैतिज कतार हॉरिजॉन्टल रो और ये है वर्टिकल कॉलम। एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम बनाते हैं रोजगार का काम है ये वर्टिकल कॉलम। और एक कैसे बना हॉरिजॉन्टल रो पहला हॉरिजॉन्टल रो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। अब हॉरिजॉन्टल रो को कहते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम को बोला जाता है ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। क्या हो गया? ग्रुप। वर्टिकल कॉलम है फर्स्ट सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप 4 5 6 7 8। तो उसने 8 ग्रुप में तत्वों को बांटा। जो एलिमेंट्स ज्ञात थे उस टाइम में कितने तत्व ज्ञात थे? अभी मैंने बताया था 63 एलिमेंट्स। कितने थे? 63 एलिमेंट्स लोगों को पता था। तो उसके बारे में उसने कहा
और फिर अपने 6 पीरियड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ग्रुप उसने बनाया। और फिर यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6 पीरियड बनाया। और जब उसने तत्वों के बारे में स्टडी किया और स्टडी करके जिसका जिसका गुण जिससे मिलता था उस ग्रुप में रख दिया। जैसे अगर ये सोडियम पोटेशियम का ग्रुप है तो इसमें रख दिया सबको एक साथ, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसमें बेरिलियम कैल्शियम मैग्नीशियम, इस जो है सो मैग्नीशियम कैल्शियम को रख दिया। उसी प्रकार से जिसका गुण मिला उसके साथ उसने तत्वों को रख दिया। अब ये सबसे बड़ी बात हुई, सबसे बड़ी जो घटना हुई वो क्या हुई कि जब ये कैसे रख रहा था इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में इसको सभी एलिमेंट्स को सजा रहा था। तो क्या देखा कि एटॉमिक मास को बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो फिर आगे बढ़ते जाते हैं, फिर यहाँ से बढ़ते हैं, फिर यहाँ से बढ़ते हैं। तो ये जो तत्व यहाँ था, अभी जो तत्व यहाँ आया उसका दोनों प्रॉपर्टी एक जैसा, इसका एक जैसा, इसका जैसा, इसका सबका एक जैसा, ऐसे जो है सब आकर के टेबल में सजने लगे। अब क्या हुआ कि कुछ तत्व जो है उसका गुण वो एटॉमिक मास के क्रम में जो सजा रहा था तो वो आता था किसी और ग्रुप में, लेकिन उसका जो गुण उसने लिखा हुआ था सबके बारे में, उसका गुण मिलता था दूसरे से। तो उसने क्या किया कि वो वैसे तत्वों को उस ग्रुप में रखा जिस ग्रुप के तत्व के साथ उसका गुण मिलता था, तो उसका प्रॉपर्टी जिस तत्व के साथ मिलता था उसी ग्रुप में उसको रखा। और यहाँ का जो तत्व है, सपोज बोरोन है या एल्युमिनियम है, सपोज यहाँ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के नीचे जो आ रहा था, एल्युमिनियम के नीचे जो आ रहा था उसका एल्युमिनियम से गुण मिलता नहीं था। तो उसने क्या किया, यहाँ पे जो उसका गुण जिससे मिलता था उसके निकट मतलब नीचे रख दिया और यहाँ पर खाली छोड़ दिया। उसी प्रकार से बोरोन का, उसी प्रकार से सिलिकॉन का। तो सपोज यहाँ पे जो है वो बोरोन है तो बोरोन के नीचे का छेद हो गया, फिर सिलिकॉन के नीचे का जो है, सिलिकॉन के नीचे जो है वो खाली जगह छोड़ दिया और उसको अपने इस लॉ पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने के पीरियोडिक टेबल में जो उन्होंने स्थान रिक्त छोड़ा था, खाली छोड़ा था, और उसने ये फोरकास्ट किया, भविष्यवाणी किया कि ऐसे एलिमेंट जो है अभी पृथ्वी पर मौजूद है और वो खोजे जाने बाकी हैं और वो खोजे जाएंगे तो उनका गुण इनसे मिलेगा और वो कहाँ स्थित रहेंगे उसका भी उसने जिक्र कर दिया था कि एल्युमिनियम के एक मतलब एल्युमिनियम के जस्ट नीचे रहेगा या 2 पर रहेगा या 3 पर रहेगा, उसी प्रकार से सिलिकॉन के नीचे रहेगा। तो उसने एकामिस 1, डायमिस 2 एंड ट्राइमिस 3, तो ऐसा लगा करके जो है उसने भविष्यवाणी की थी, एक का बोरोन के बारे में, एक का एल्युमिनियम के बारे में, एक का सिलिकॉन के बारे में। और हमें देखा कि बाद में वास्तव में ये एलिमेंट खोजे गए जो कि जिनका स्थान पहले से रिक्त था, इनपटी था, खाली था और वहां पर उनको स्थान दिया गया। जैसे स्कैंडियम, वो एक का बोरोन की भविष्यवाणी के अनुरूप निकला, उसका गुण मतलब बोरोन से मिलता जुलता था। फिर एक का एल्युमिनियम हो गया गैलियम और फिर एक का सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम। इस प्रकार से नए एलिमेंट्स जब वहां पे आए और उनकी खोज हुई उनके भविष्यवाणी के अनुसार और फिर उनको प्रॉपर स्थान मिला। अब दूसरी बात कि मेंडलीव का जो टेबल था उसकी खासियत तो बहुत सारी थी, लेकिन कुछ जो है वो एनोमलीज थे, मतलब डिमेरिट्स थे। तो मेरिट्स के बारे में पूछता है और डिमेरिट्स के बारे में भी पूछता है। तो अभी हम जब मेरिट्स के बारे में देखेंगे,
बेंजीन के पीरियोडिक टेबल का, तो आपको कुछ और बात से पता चलेगा कि कैसे क्या क्या उसकी खास बात कैसे। जैसे एक तो पहला तो क्या हुआ, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स स्टडी, मतलब एलिमेंट्स का जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करने का मौका मिला। नहीं तो एक एक एलिमेंट के बारे में पता जानकारी लेना, उसके सारे गुणों को पढ़ना, प्रॉपर्टीज के बारे में जानना, ये बहुत कठिन बात थी। लेकिन उसको जब उसने एक टेबल का रूप दे दिया तो हम लोग जो है बड़ी आसानी से सारे एलिमेंट्स के बारे में जानकारी ले ली। दूसरी बात थी कि वहाँ पे कुछ जो एटॉमिक मास थे जो डाउटफुल थे, तो वो जो डाउटफुल मास वाले जो एलिमेंट थे उसके एटॉमिक मास में भी करेक्शन किया गया। जैसे एक बेरिलियम एलिमेंट था, उसका पहले एटॉमिक मास जो था वो 13.6 था, और इसके हिसाब से वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आते थे। क्योंकि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया वो कैसे बनाया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के क्रम में। तो मास जिसका जहां मास बढ़ेगा उसके अनुसार उसका पोजीशन आएगा। तो जब मास इसका 13.6 था तो बेरिलियम का पोजीशन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होता था। लेकिन बाद में जब इसका करेक्शन किया गया, इस टेबल के आधार पे, तो उसका आया एटॉमिक मास 9.4, और तब इसको रखा गया लिथियम और बोरोन के बीच में। और जब ऐसा रखा गया तो बाकी तत्वों के साथ इसके गुणों में समानता पाई गई। ये था। थर्ड था कि जब नोबेल गैसेज खोजे गए, क्योंकि ये बहुत रेयर मात्रा में पाया जाता है, इनर्ट होते हैं, इसलिए शुरू में लोगों को इनर्ट गैसेज के बारे में जानकारी नहीं थी। तो जब इनर्ट गैसेज खोजे गए, जैसे लिथियम, बेरिलियम, हीलियम, निकॉन, आर्गन, केटोन, जेनॉन, रेगॉन, ये सब जो हीलियम गैसेज बाद में खोजे गए, तो इनको बिना डिस्टर्ब किए हुए, पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए इनको एक और स्थान दे दिया गया, मतलब एक और कॉलम उसमें जुड़ गया। तो इस प्रकार से नए एलिमेंट्स की खोज हुई इनर्ट गैसेज की, तब भी ये जो पीरियोडिक टेबल था वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये कुछ मेरिट्स हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर इसके डिमेरिट्स क्या हो गए उसकी भी हमको चर्चा करना पड़ेगा। तो डिमेरिट्स में क्या था, क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल से भी गुणों में समानता रखता है, और उधर जो है वो हमारे जो हाइड्रोजन ग्रुप है उससे भी इस गुणों में समानता है। तो इसका पोजिशनिंग कहाँ पे होगा ये पता पाना मुश्किल था। इसका सही पोजिशनिंग मतलब जो अल्कली मेटल्स है उसके साथ रखा जाए या फिर जो हमारे हाइड्रोजन फैमिली है उसके साथ रखा जाए, ये डाउटफुल था। दूसरी बात थी कि कुछ ऐसे तत्व थे जिसका एटॉमिक मास अधिक होने के बावजूद भी कम एटॉमिक मास वाले से पहले रखा गया था, जबकि यहाँ पर क्या था कि हम लोग बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में सजा रहे थे। पीरियोडिक लॉ ही बता रहा है क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द प्रेडिक्ट फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो यहाँ एक प्रश्न थी। थर्ड है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर सबका अलग अलग होता है, तो उनको फिर एक ही ग्रुप में कैसे रखा जाएगा, तो ये समस्या हो गई थी। तो ये सारे डिमेरिट्स थे जिसको फिर दूर करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है फिर जहाँ पर एटॉमिक मास कहा था मेंडलीव ने, वहाँ पर क्या किया, एटॉमिक नंबर दिया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो केवल जहाँ एटॉमिक मास है वहाँ पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, मतलब द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ऐसे करने से हो जाता है। फिर एक नया लॉगी आधुनिक आवर सर्विस को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको मोस्टली ने दिया था, वो अभी चलता है और वो जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक है, मतलब बेहतर है। तो उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इसके पहले मतलब मेरे से डिबेट्स के बारे में तो दीजिए
There are four variants of non-linear periodic table. First one is systematic structure of elements. So this table, it is very easy to study elements systematically. About that, properties of elements one can know very easily. Second is prediction of new elements. Prediction of new elements, मतलब new नए तत्वों की भविष्यवाणी की गई है सच है एक्का बोरॉन एक्का एल्यूमिनियम एक्का सिलिकॉन एंड दे आर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एज स्केलियम गैलियम एंड जर्मेनियम थर्ड इज योर करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स मतलब जिसके एटॉमिक वेट्स डाउटफुल थे इन द केस ऑफ बेरिलियम initially the atomic mass of beryllium was 13.6 and it should be kept between carbon and nitrogen because the atomic mass of carbon is 12 and the atomic mass of nitrogen is 14. So 13.6 lies between 12 and 14. So it should be kept between carbon and nitrogen, but there was no vacant space for this element between carbon and nitrogen. So let us Manlis corrected the atomic weight of beryllium and he calculated as 9.4 and now it is kept between lithium and boron. So this is the correction of atomic weight. And fourth one is noble gases. At the period of Manlis, noble gases were not known. But when they are discovered later, then they are kept without disturbing the table. Without disturbing the previous table, they are given a separate group. So these are the merits of Manlis periodic table. First क्या हो गया systematic study. Second में क्या हो गया? Second हो गया प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स नए एलिमेंट्स के बारे में भविष्यवाणी एंड थर्ड हो गया करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फोर्थ हो गया नोबल गैसेस। तो ये चार जो है वो मेरिट थे। अब कुछ डिमेरिट्स जो था जो मैंने बताया है पहले ही उस डिमेरिट्स को हम लोग देखेंगे। डिमेरिट्स ऑफ मैंडेट पीरियोडिक टेबल वी आर टॉकिंग अबाउट मैंडेट पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट वन इज position of hydrogen. So the property of hydrogen resembles with alkali metals as well as halogen family. So it is not clear that where hydrogen should be kept. Property of hydrogen is similar to alkali metals, lithium, sodium, potassium, etc. and halogen, chlorine, bromine, iodine. So it was not clear the real position of hydrogen. Means where it should be kept, it was not clear. इसको हम एल्यूमिनियम के साथ रखें या हम फ्लोरीन के साथ रखें क्योंकि ये दोनों के जैसा व्यवहार करता है। तो कुछ गुण इससे मेटल से मिलते हैं कुछ नॉन मेटल से मिलते हैं। तो ये कंफ्यूजन था कि हाइड्रोजन का पोजीशन क्या होना चाहिए। सेकेंड पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होते हैं कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर जो होता है सो अलग अलग होते हैं। सपोज हाइड्रोजन के आइसोटोप H11, H12 and H13. So here is the atomic mass of this H11 is 1, here 2 and atomic mass is 3. So all the atomic masses are different and we have arranged the elements in the order of increasing
stability. So the proper position of isotopes are called given in magnetic periodic table. Their atomic masses are different, so they should be kept in different slots. Anomalous pairs of elements. Now when we see cobalt and nickel, the atomic mass of cobalt is 58.9 and the atomic mass of nickel is 58.7, but cobalt is kept before nickel. So it is anomalous. Atomic mass of cobalt. Atomic mass of cobalt is 58.9 and atomic mass of nickel is 58.7, but in magnetic periodic table, cobalt is kept before nickel with values the periodic law. Periodic law क्या कहता है वो? भाले and grouping of elements of dissimilar properties. The properties of copper, silver, and gold are quite different from alkali metal, lithium, sodium, potassium, etc. But they are kept in same group. So, properties of copper, silver, gold are quite different from lithium, sodium, potassium, but they are kept in same group. So this was the development of magnetic periodic table. तो हमने देखा इसके वेरिएट्स क्या थे, डिमेरिट्स क्या थे, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन किया, बहुत हमें सुविधा हुई अध्ययन करने में, और फिर केवल अध्ययन करने में सुविधा ही नहीं हुई, भविष्यवाणी भी हुई नए एलिमेंट्स के बारे में, इसकी खोज भी हुई। उसके बाद में कुछ जो एलिमेंट्स थे उसके एटॉमिक मास में भी जो सुधार किया गया, और फिर जो है नोबेल गैसेज की जब खोज हुई तो उनको इस टेबल को पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए उनको एक अलग से पोजीशन दिया गया। ये उनके डिमेरिट्स थे, लेकिन यहाँ डिमेरिट्स में क्या होता है कि हार्डवेयर का पोजीशन क्लियर नहीं था। आइसोटोप्स के बारे में जो है वो क्लियर इंडिकेशन नहीं था कि आइसोटोप्स को कहाँ कैसे रखा जाए। और थर्ड है कि जिसका एटॉमिक मास अधिक था उसको भी कम से पहले रखा गया था, जबकि हमारा पर्पस ही मतलब उसका पर्पस ही था इस पीरियोडिक टेबल का कि एलिमेंट्स को जो है सो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सजाना है। और फोर्थ पे है कि वैसे एलिमेंट्स जिनका गुण बहुत डिफरेंट था एक दूसरे से, उसको भी एक साथ रखा गया था, जैसे AgAu, Cu, AgAu को सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ रख दिया गया था। तो ये हो गए कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स। अब इसको दूर करने के लिए क्या हुआ कि एक नया आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग अगले
पीरियड टेबल के बारे में डिटेलिंग से अध्ययन करेंगे। तो मॉडर्न पीरियड लॉ मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को केवल पहला का जो लॉ था नॉर्मल पीरियड लॉ, उसमें जहाँ एटॉमिक मास है वहाँ पे हमको क्या कर देना है, एटॉमिक नंबर। जहाँ पर एटॉमिक वेट है या एटॉमिक मास है आप लोग कर देना है एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ, मॉडर्न पीरियडिक लॉ, the physical and chemical properties, physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic number। ये एटॉमिक, जहाँ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हो गया, सारी समस्याओं का दूर हो गया। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं आइसोटोप्स के केस में तो सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जैसे H11 H12 H13, तो सबका एटॉमिक नंबर कितना 1 है, मास अलग अलग है, लेकिन हमने कैसे रखा है, एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा है। तो एटॉमिक नंबर जो है सबका सेम है, एक ग्रुप में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से फिर हम और भी डिबेट से उसको इसे दूर करेंगे। तो मॉडर्न पीरियड जब हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे अगले दिन।